नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पुरानी है, बहुत पुरानी है, लेकिन उसमें समाज के लिए कुछ संदेश छिपे हुए हैं, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया जाना जरूरी समझा। बात राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की है। तारीख थी 17 सितंबर 2019, यानी कोई 5 साल पहले। एक थाना है श्री गंगानगर में, नाम है थाना केसरी सिंहपुर। केसरी सिंहपुर पर रात में कोई 10 बजे एक महिला सोमा देवी थाने पर पहुंची। बदहवास सी थी, परेशान थी। थाना प्रभारी ने पूछा, बताइए क्या बात है। उसने कहा, साहब मेरी एक 18 साल की बेटी है जिसका नाम है अनुजा। वो दिन में करीब 11 बजे घर से श्री गंगानगर अपने स्कूल इस बात के लिए गई थी कि एग्जाम में उसका क्या रोल नंबर उसे मिला है उसे देख कर आती हूं। गांव से वो अपने साथ गांव की ही एक महिला मकड़ी के साथ गई थी, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई। हम लोगों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझसे मेरे साथ वो गांव के थोड़ा बाहर तक गई थी। बाद में रमेश के साथ वो स्कूल चली गई। रमेश के लिए सोमा देवी ने कहा कि वो मेरा मुंह बोला भाई है, लेकिन जिस तरह से मकड़ी उसके बारे में बता रही है, मुझे अब उस पर शक होने लगा है। पुलिस ने पूछा भी कि रमेश का कब से आना जाना है। उसने कहा, आना जाना तो बहुत सालों से है, कोई 6-7 सालों से उसका मेरे घर आना जाना है। वो इसी गांव में रहता है जहां की वो रहने वाली है। पुलिस के पास सिर्फ एक क्लू था रमेश का, कि आखिरकार ये रमेश कौन है। गांव में पता किया गया तो पता लगा कि रमेश इनके यहाँ बहुत आता जाता था, और ऐसा लगता है कि वो लड़की जो अभी जस्ट 18 साल की हुई है, यानी बालिग हुई है, वो उसी के साथ भाग गई। इसलिए पुलिस को न तो पुलिस ने बहुत मेहनत की, न अनुजा की मां सोमा देवी ने उसको बहुत परसू किया। इसलिए सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। घर वाले खुद को ये सोच कर दिलासा देते रहे कि प्रेमी के साथ भागी है, जल्दी वापस आ जाएगी। ये बात सोचते सोचते कोई 7 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक अनुजा के भाई विक्रम, अनुजा का एक सगा भाई था विक्रम, उसके दोस्त के फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। फेसबुक उस जमाने में यानी 1920 में बिल्कुल शबाब पर था। बाद में तो बहुत और सी चीज़ों ने, इंस्टाग्राम ने टेक ओवर कर लिया और बाकी बहुत ढेर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने टेक ओवर कर लिया, लेकिन तब फेसबुक ही था जहां इस तरह लोगों के संगम और समागम हुआ करते थे। तो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जिसकी प्रोफाइल इमेज में विक्रम के बहन की फोटो लगी थी। विक्रम के दोस्त ने फौरन उसको ब्लॉक किया और ये बात विक्रम को और विक्रम की मां को बताई। पुलिस तक ये बात अभी गई नहीं। ये कहा गया कि भाई जरा उसकी प्रोफाइल से, जिस प्रोफाइल को तुमने ब्लॉक किया है, नंबर ढूंढो और ढूंढ के उसकी कोशिश की जाए कि उसने आखिर अनुजा की फोटो ही क्यों लगाई है। अनुजा का घर श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर के वार्ड नंबर 5 में था। उसकी दोस्ती वार्ड नंबर 6 में रहने वाले रमेश से हो गई थी। रमेश अनुजा को काफी पसंद करता था और घर में उसका आना जाना बना रहे, इसलिए उसने अनुजा की मां सोमा देवी को अपना भाई बना लिया, अपनी बहन बना लिया था। और अनुजा की मां उसको भी अपना धर्म भाई मानने लगी थी। रक्षाबंधन के त्यौहार में बिना
नागा किए हुए, बिना कोई रिक्ति पैदा किए हुए बराबर वो राखी बंधवाया करता था। और रमेश अनुजा के परिवार में इतना घुल मिल गया था कि वो उसकी माँ यानी सोमा देवी से मिलने के लिए किसी न किसी काम के बहाने लगभग हर दिन उसके घर जाया करता था। अनुजा के घर वालों का को भी रमेश पर पूरा विश्वास था। छोटे मोटे घर के काम, सामान कोई अगर ले आना हुआ, कोई घर में कोई रिपेयरिंग हुई तो सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मजदूर, मिस्त्री सब कुछ रमेश ही अरेंज करता था। 5 साल तक ये सिलसिला उसका उसके घर पे आने जाने का लगा रहा। अनुजा से जब वो पहली बार मिला या उसने अपने मन की कोई बात कम्युनिकेट की तो उस वक्त अनुजा नाबालिग थी और उसने ये कहा भी कि अभी मैं नाबालिग हूँ। दरअसल रमेश अनुजा से उम्र में लगभग 12 साल बड़ा था। इसके अलावा अनुजा नाबालिग थी और यही बात कह के बात को टाल देती थी कि अभी मैं नाबालिग हूँ। खैर, ये बात सुन के रमेश को ये लगता था कि ये उसके लिए सकारात्मक संदेश है कि ठीक है, वेट करो, मैं बालिग हो जाऊं। इसमें कोई बात ऐसी नहीं थी जिससे रमेश को ये लगे कि ये लड़की मना कर रही है। बहरहाल उसने अपनी घर में छवि बनाने के लिए सब काम, जैसे वो कहते हैं कि आज्ञाकारी लड़के की तरह सारा काम करता रहा ताकि घर में, खासकर अनुजा की माँ की नज़र में, उसकी छवि अच्छी रहे और जब कभी रिश्ते की बात करनी हो तो कोई अड़चन ना आए। लेकिन वो एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक मिनट उसके बालिग होने का इंतज़ार करता रहा। 5 साल तक वो अनुजा से मिलता रहा, बात करता रहा, गाहे बगाहे अपने मन की बात कहता रहा। अनुजा ये कह के टालती रही कि बालिग हो जाने दो, लेकिन अपने इस रिश्ते को रमेश ने अनुजा के घर वालों से छिपाए रखा। आखिरकार एक एक घंटा, एक एक मिनट इंतज़ार करते करते इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के मुताबिक अनुजा बालिग हो गई। अनुजा के बालिग होते ही रमेश और अनुजा ज़्यादा लंबे समय तक एक दूसरे से, जब वो घर में आता था तो बात करने लगे। घंटों घंटों वो टेलीफोन पर भी बात करने लगे। इससे अनुजा के घर वालों को अब हल्का हल्का शक होने लगा। लेकिन न तो रमेश की ये हिम्मत, क्योंकि पूरा मोहल्ला ये जानता था कि सोमा का भाई है, बच्चों का मामा है। एक मामा को मोहल्ले भर के लड़के मामा ही कह के बुलाते हैं। तो वो अपनी बात कि मुझे अनुजा से शादी करनी है अपनी मुंहबोली बहन यानी अनुजा की माँ सोमा देवी से कह नहीं पा रहा था। अल्टीमेटली उसने अनुजा से ये कहा कि अब मुझे शादी करनी है, चाहे घर से भाग कर ही करनी पड़े। 16 सितंबर जो मैंने आपको डेट बताई, 16/17 को उनकी माँ थाने पर गई थी। परिजनों को ये कह के निकली अनुजा कि वो श्री गंगानगर में एग्ज़ाम के रोल नंबर का पता करने जा रही है और फिर वो मकड़ी और एक अन्य गांव के ही एक अन्य लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर गांव से बाहर निकली। रमेश पीछे पीछे गाड़ी लेकर पीछे पीछे उसके आ रहा था, कार लेकर। रमेश ने मिर्जेवाला रोड पर अनुजा को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बाकी दोनों से कहा, मकड़ी और उसके साथ आए हुए नवयुवक से, कि वो लोग अब अपने घर चले जाएं। यही बात मकड़ी और उस नवयुवक ने सोमा देवी यानी अनुजा की माँ को भी, और यही बात बाद में थाने वालों को भी बताई थी। इधर अनुजा की माँ और उसके परिजन जैसे जैसे रात बीतने लगी घबराने लगी और फिर वो पहुंच गई थाने पर। थाने पर उन्होंने गुमशुदगी लिखवा दी। पुलिस ने फौरन अनुजा को ले जाने वाली वो महिला मकड़ी और उसके साथ के व्यक्ति को बुलवाया। 2 दिन तक उनसे पूछताछ की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। तो और फिर घर वालों ने रमेश के घर जाकर पता किया तो पता लगा कि वो घर से गायब है। फिर तो पुलिस वाले एकदम इत्मीनान में हो गए कि अपने प्रेमी रमेश के साथ वो भाग गई। घर वाले भी इत्मीनान में हो गए
कि ऐसा लगता है कि अपने प्रेमी के साथ वो भाग गई, ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह पाएंगे, पैसे की कमी होगी, परेशानी होगी, फिर वो लौट आएंगे। और ये इंतज़ार करते रहे कि कब ये दोनों वापस लौट कर आते हैं। लेकिन गुमशुदगी की जो थाने की पत्रावली थी, वो धीरे धीरे गट्ठर में नीचे छिपती चली गई। ऊपर तमाम और नए केसेस की पत्रावलियां आती रहीं और उसके बाद अचानक 20 अप्रैल 2020 को अनुजा के भाई विक्रम, मैंने बताया कि विक्रम के एक दोस्त को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई फेसबुक पर। उस फ्रेंड रिक्वेस्ट में जो प्रोफाइल फ़ोटो लगी थी वो अनुजा की थी। और फिर उसने ये ध्यान दिया कि वो प्रोफाइल पिक्चर लगभग रोज बदल रही है और हर चौथे पांचवें दिन अनुजा की कोई न कोई फ़ोटो उस पर लग जाती है। एक दिन उसने फेसबुक की उस प्रोफाइल पिक्चर में अनुजा की फ़ोटो उसके भाई के साथ देखी। ये देखकर उसने फौरन उसको ब्लॉक कर दिया और विक्रम और उसकी माँ को ये बात बताई। और ये बात सुन के विक्रम और उसकी माँ दोनों डर गए, क्योंकि वो आईडी मेल नाम से थी, किसी लड़के के नाम से थी और फोटो उसमें बार बार अनुजा या उसके परिवार वालों की लगती थी। अब माँ बेटे दोनों के जहन में एक ही सवाल आ रहा था कि अनुजा सुरक्षित तो है कि नहीं है। 7 महीने हो गए, कोई बात नहीं पता लगी और अचानक ये फेसबुक की एक प्रोफाइल जो मेल आईडी पर है उस पर उसकी तस्वीरें आ रही हैं। खैर, विक्रम ने फेसबुक प्रोफाइल को खंगाल के उसका एक मोबाइल नंबर भी निकाल लिया। मोबाइल नंबर लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। व्हाट्सएप के मैसेज भी नहीं जा पा रहे थे। अनुजा के घर वालों के पास अनुजा के पास तक पहुंचने का एकमात्र यही नंबर था और माँ बेटा रोजाना इस नंबर पर कॉल भी करते थे और व्हाट्सएप उसका चेक भी करते थे कि शायद कोई रिप्लाई आया हो। एक दिन जब वो व्हाट्सएप चेक कर रहे थे तो प्रोफाइल पर अनुजा की ही एक फोटो लगी हुई थी। ये देखकर माँ बेटे के मन में उम्मीद जागी कि शायद वो जिंदा है और मारे डर के किसी से संपर्क नहीं कर रही है और इसीलिए उसने अपना फोटो प्रोफाइल पर लगाकर किसी मेल आईडी से लोगों से बात कर रही है। अनुजा के परिजन यानी भाई और माँ सीधे थाने पर गए गुमशुदगी लिखवाने के करीब 7.5 महीने बाद और उन्होंने फेसबुक की वो प्रोफाइल भी पुलिस को दिखाई। प्रोफाइल से निकला हुआ वो नंबर भी पुलिस को दिखाया तो पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल निकलवा ली। कॉल हिस्ट्री से ये पता लगा कि इस मोबाइल नंबर से Q11 Q गांव के कई लोगों, दोस्तों व गाड़ी के ड्राइवरों से बातचीत की गई है। जब वो नंबर्स जिन जिन नंबर्स पे ज़्यादा बात होती है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, तब उनकी डिटेल निकलती है और तब ये पता लगता है कि जिन लोगों के पास ये नंबर है जिससे संदिग्ध यानी उस कॉल डिटेल वाले नंबरों से बातचीत की गई है, तो उससे पता लगता है कि कहाँ कहाँ से ये बात हुई है। खैर, परिचित लोगों से पुलिस ने बातचीत करनी शुरू की कि आखिरकार ये किसका नंबर है और किस सिलसिले में उनसे बात हो रही है। दोस्तों ने पहले तो कुछ बताने से इनकार किया। पुलिस की सख्ती के बाद उन्होंने बताया कि ये रमेश का नंबर है और रमेश अभी चंडीगढ़ में है, वहाँ कोई काम करता है। पुलिस को लगा कि अब शायद वो लड़की और रमेश तक पहुँच जाएगी। पुलिस ने रमेश के दोस्तों और ठिकाने के बारे में बातचीत की कि वो चंडीगढ़ में कहाँ हो सकता है और एक टीम चंडीगढ़ पहुँच गई। वहाँ पर सेलाइडी से लोकेशन ट्रेस करते करते पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया, वो भी गुमशुदगी लिखाए जाने के लगभग 8 महीने बाद। अनुजा के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और पकड़े जाने के बाद भी रमेश अनुजा के बारे में सब दाएं बाएं की बातें कराता रहा। भाग गई, वहाँ चली गई, ये चला गया, वो चला गया। आखिरकार बहुत देर तक बर्दाश्त करते करते पुलिस भी अपनी औकात पर आ गई। फिर वही शुरू हुआ श्रेणीबद्ध पूछताछ। विशिष्ट कार्यक्रम पुलिस के जो होते हैं वो शुरू किए गए और रमेश बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने एक ही शब्द कहा कि मैंने उसका मर्डर कर दिया है। पुलिस
और उनके घर वालों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मर्डर कर दिया, क्यों कर दिया, बॉडी कहाँ है, कैसे कर दिया, कब कर दिया, तमाम सवाल पुलिस के मन में घूम रहे थे। इन सवालों का जवाब जब उसने देना शुरू किया तो दिन वही हुआ 17 सितंबर 2019, जिस दिन अनुजा रमेश के साथ भागी थी। प्लानिंग के अनुसार अनुजा मकड़ी और एक अन्य युवक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर श्री गंगानगर के लिए रवाना हुई। रमेश पीछे पीछे गाड़ी लेकर आ रहा था। रमेश ने मिर्जेवाला रोड पर अनुजा को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बैठते ही अनुजा ने किसी से फोन पर बात की। मुंह उसने चूंकि ड्राइव कर रहा था रमेश, तो थोड़ा खिड़की की तरफ मुंह करके उसने धीमे से किसी से बात की। फोन कटने के बाद जैसे ही रमेश ने पूछा किससे बात कर रही थी तो उसने टाल लिया। रमेश अनुजा को गाड़ी में बिठाकर, वो ड्राइव कर रहा था और अनुजा को बगल में बिठा लिया था। वो जैसे ही श्री गंगानगर के मटका चौक पर पहुंचा, मटका चौक पर 7-8 नौजवान लड़के पहले से ही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। गाड़ी का नंबर संभवतः उनको पहले से कम्युनिकेटेड था। गाड़ी रुकते ही गाड़ी को सबने घेर कर रोक लिया। गाड़ी रुकते ही रमेश बाहर निकला और युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच सड़क पर हो रही इस मारपीट को देखने के लिए कुछ तमाशबीन भी रुक गए, गाड़ियां रुक गईं और ऐसा लगा कि अब पुलिस भी आ जाएगी। ऐसा सोचते ही मारपीट करने वाले युवक भागे, लेकिन रमेश को अच्छी तरह से पीट लिया था। रमेश गाड़ी में फौरन बैठ गया और तब तक अनुजा जिस जगह पर, जिस सीट पर बैठी थी वैसी ही बैठी रही। वहां से अनुजा को गाड़ी में मोहनपुरा गांव ले गया। मोहनपुरा पहुंचकर अनुजा ने जो बताया उससे रमेश के पैरों के तले जमीन खिसक गई। रमेश ने पूछना शुरू किया कि ये लोग कौन थे, क्यों मुझे मार रहे थे, कैसे उनको गाड़ी नंबर का पता लगा। इस तरह के सवाल जैसे ही पूछने शुरू किए, अनुजा ने रमेश को बताया कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी, न मुझे तुमसे शादी करनी थी। मैं मोनू को प्यार करती हूं और मोनू से ही शादी करूंगी। मुझे घर से भागने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए थी, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ निकलती या लोगों को पता लगता कि तुम्हारे साथ गई हूं तो किसी को शक न होता। मोनू के साथ भागने पर तमाम घर वाले हमारे पुलिस में दौड़ते और मोनू के घर वालों को तंग किया जाता। इसलिए अब मैं जा रही हूं, कल ही मुझे मोनू से शादी करनी है। मैंने तुम्हारे साथ प्यार करने का ये नाटक सिर्फ इसलिए किया था कि तुम ही मुझे आसानी से घर से बाहर निकाल सकते हो। तुम इतने बड़े हो मुझसे उम्र में कि तुमसे शादी और प्यार करने का मैं सोच भी नहीं सकती। अच्छा, मोनू उसी गांव का रहने वाला था, केसरी सिंहपुर का। वो भी श्री गंगानगर के उसी कॉलेज में पढ़ता था जहां अनुजा पढ़ती थी। अनुजा और मोनू दोनों बस से कॉलेज जाते थे और कॉलेज से आते थे और दिन में एक आध बार कहीं गली मोहल्ले में ये दोनों मिल भी लेते थे। अनुजा ने रमेश को कभी ये बात नहीं बताई कि वो मोनू से उसका संबंध है या मोनू से वो प्रेम करती है या मोनू को वो चाहती है। उधर मोनू को ये लगता था, अच्छा, रमेश के साथ भी जब वो घूमती थी तो मोनू को यही लगता था और मोनू को अनुजा यही बताती थी कि ये मेरे मामा हैं, कभी ये सामान दिलाने ले गए हैं, कभी वो सामान दिलाने ले गए हैं। इस तरह की बात सुनकर रमेश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसका मैं 5 साल से घड़ी घंटे से इंतजार कर रहा था। उसने जब ये कहा कि मुझे कभी न तुमसे प्यार था, न मेरे मन में कभी तुमसे शादी करने का ख्याल भी आया। मैं तो मोनू से प्यार करती हूँ, उसी के साथ शादी करूँगी। तुम्हारा इस्तेमाल तो मैं सिर्फ घर से भागने के लिए कर रही थी। तब रमेश ने उसको जबरदस्ती अपने साथ रखने की जिद की कि नहीं, अब जब हम तुम्हें लेके आए हैं तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, मेरे साथ ही शादी करनी होगी। और ये भी तय कर दिया कि
कि तुम कल उससे बता रही हो दोपहर बाद की शादी करोगी, हम सुबह सुबह ही हनुमानगढ़ चल के और तुमसे शादी कर लेंगे। लेकिन अनुजा ने साफ शब्दों में उससे शादी करने से मना कर दिया। ये बात करते करते जब वो गांव से, मोहनपुरा से आगे गए तो बड़ी नहर के किनारे, टहलते टहलते बड़ी नहर के किनारे उन दोनों से बातचीत होने लगी और उसी बातचीत में बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मा हो गई। और जब उसने साफ मना कर दिया कि मेरे बारे में सोचो भी मत, तो उसने नहर में अनुजा को धक्का दे दिया और वो देखता रहा। अनुजा तैरना जानती नहीं थी, नहर भरी हुई थी, तेज बहाव था। थोड़ी देर तक उसने हाथ पांव मारे, उसके बाद वो ऐसा लगता है डूब गई और डूबकर मर गई। वो उसने घबराहट में अपना फ़ोन नहर में फेंक दिया और गाड़ी लेकर वहाँ से फरार हो गया। रमेश अनुजा का मर्डर करने के बाद रात को कस्बे के वेयरहाउस के पास अपनी कार छोड़कर ट्रेन से बीकानेर चला गया। वहाँ जाकर वो ड्राइवरी करने लगा। लगभग 3 महीने तक बीकानेर में ड्राइवरी करने के बाद वो चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ में वो वहाँ मजदूरी करने लगा। अलग अलग फैक्ट्रीज में उसने मजदूरी करनी शुरू की। जब 6-7 महीने बीत गए तो रमेश को लगा कि अब बहुत वक्त बीत गया है। अब न कोई अनुजा की तलाश कर रहा होगा और न ही उसकी तलाश की जा रही होगी। इधर अनुजा के मौत के बाद रमेश भी बहुत दुखी था, क्योंकि जो कुछ उसने किया था वो गुस्से में किया था। क्यों, जो कुछ भी अनुजा ने कहा था वो सुनने को तैयार नहीं था, और जो कुछ भी अनुजा ने कहा था वो उसके जहन के बाहर था, उसकी सोच के बाहर था। वो अनुजा की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करने लगा। उसकी जब भी याद आती थी उसकी तस्वीरें, और कभी कभी व्हाट्सएप पर भी उसके स्टेटस लगा दिया करता था। और जो शायरी के 4-6 शब्द या पहली लाइन होती है वो लिख दिया करता था। लेकिन उसे कभी सपने में भी भान नहीं था कि उसका व्हाट्सएप स्टेटस और उसका फेसबुक प्रोफाइल की फ़ोटो, ये दोनों ही उसके पास तक पुलिस के पहुंचने के रास्ते थे। 26 जून 2020 को केसरी सिंह पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। उस समय के थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह पूनिया के अनुसार रमेश ने पुलिस को बताया कि वो अनुजा से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया, उसके प्यार का अपमान किया, उसका तिरस्कार किया। और वो जब उसे ये पता लगा कि अनुजा मोनू नाम के लड़के के साथ पिछले 3 सालों से रिलेशनशिप में है, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। मोहनपुरा में इस बात को लेकर उसकी काफ़ी बहस हुई। अनुजा जब नहीं मानी तो तैश में आकर उसने नहर में धक्का दे दिया। पुलिस को रमेश के बारे में और भी बातें पता लगीं। पता ये लगा कि रमेश पहले अपने गांव 11Q में ही रहता था। बाद में वो आया था केसरी सिंहपुर में। पहले वो उनका जो 11Q गांव था वहाँ रहता था। वहाँ एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। जब लड़की के परिजनों को इस प्रेम प्रसंग का पता लगा तो उन्होंने रमेश को अच्छी तरह से मारा पीटा और गांव से निकाल दिया। परिवार को भी कहा कि परिवार भी अब इस गांव में नहीं रहेगा। इसके साथ ही रमेश पूरे परिवार के साथ आकर केसरी सिंहपुर में रहने लगा और केसरी सिंहपुर में ही वो छोटे मोटे काम भी करने लगा। और कभी कभार किसी की गाड़ी के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती थी तो वो उसके काम आता था। रमेश जब किसी गाड़ियों से उसका आना जाना था तो अनुजा की माँ सोमा देवी को 2-3 बार उसके पारिवारिक कार्यक्रम में अपनी कार से वो ले गया था और इसलिए उसके करीब आ गया। और फिर उसकी खराब निगाह अनुजा पर पड़ गई तो उसने अनुजा के घर आने जाने का एक साधन बनाने के लिए सोमा को अपनी बहन मान लिया। उसको राखी बांधने लगा, घर के सारे काम काज करने लगा ताकि वो बराबर अनुजा को देख सके, अनुजा से मिल सके। इस बीच में स्थानीय पुलिस ने से संपर्क किया नरसिंहपुर केसरी सिंहपुर की पुलिस ने, तो पता लगा कि चौथे दिन नहर में एक लड़की की लाश मिली थी। पुलिस ने
उसके कपड़े और जो पोस्टमार्टम के समय कपड़े थे, पैरों में बांधे जाने वाले काले धागे थे और हाथ में पहना हुआ कड़ा था और बाकी जो चीज़ें मिलती हैं पुलिस वो सारे कपड़े निकाल कर रख लेती है। शव का पोस्टमार्टम कराया, शव की पहचान नहीं हो पाई, 72 घंटे तक वो मॉर्चरी में रखी रही। बाद में पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। माँ सोमा देवी और भाई विक्रम सिंह कपड़ों से उसकी पहचान करने के लिए गए और उसकी फौरन पहचान कर ली कि ये कपड़े, कड़े, काला धागा और गले में पहने जाने वाला एक लाल धागा और लॉकेट, ये सब उसी अनुजा की थी और उसकी पहचान हो गई। पुलिस ने पहले भी मकड़ी देवी और उस युवक से पूछताछ की थी और केस के अनावरण के बाद भी पूछताछ की, लेकिन उनका सिवा उसको घर से बाहर गांव तक ले जाने और फिर बाद में अनुजा का रमेश के साथ चले जाने के अलावा कोई और रोल नहीं था और उन्हें ये भी नहीं पता था कि अल्टीमेटली रमेश के साथ भाग जाएगी। इसलिए पुलिस ने इस मामले में सिर्फ रमेश को ही आरोपी बनाया और उसे जेल भेज दिया था। लेकिन 4 सालों बाद वो जेल से ज़मानत पर बाहर आ गया। ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल शुरू होने के बाद ही इस मुकदमे में क्या हुआ इसका पता लगेगा। आज की घटना देखिए, एक लड़के की गांव की ही एक छोटी सी बच्ची पर नज़र खराब हो गई और वो मन ही मन में उस लड़की के सपने देखने लगा। अब सोचिए कि लड़की की उम्र 13-14 साल और लड़के की 24-25 साल, लेकिन उस छोटी सी बच्ची पर नीयत खराब होने लगी और उसी के सपने वो देखने लगा। लड़की की माँ को उस लड़के ने मुंह बोली बहन बना लिया, उनके छोटे मोटे काम करने लगा और बहन इसलिए बनाया ताकि उसके घर में आना जाना बरकरार रहे और वो अनुजा से मिलता रहे। लेकिन अनुजा उसे मामा कहती रही, गांव के लोग बच्चे भी सब उसे मामा कहने लगे, लेकिन उस लड़के के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन उसने जो सॉफ्ट वर्ड्स में, शालीन शब्दों में कह लें या बहुत डायरेक्ट तो नहीं लेकिन कुछ इनडायरेक्ट से उसने अपनी ये बात कम्युनिकेट की कि वो उसे पसंद करता है। लड़की ने बताया कि वो नाबालिग है और बालिग होने तक इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। लड़के ने शिद्दत से लड़की के बालिग होने का इंतज़ार किया। ज़्यादातर टाइम वो लड़की के ही घर रहता था। बच्चे उसको मामा ही समझते थे और मामा ही समझकर उससे बाकी मोहल्ले के बच्चे भी बात करते थे। लड़की से जब जब उसने अपने मन की बात करने की कोशिश की तब तब लड़की ने नाबालिग होने की बात कही और ये कहा सारी बातें बालिग होने के बाद। लेकिन इस बात को लड़का ये सोचता रहा कि ये पॉजिटिव सिग्नल्स है। मना करना होता ये मना कर देती, कहना होता तो कह दी मैं कतई तुमसे शादी नहीं करूंगी या तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई प्रेम नहीं है। लेकिन ये सब कुछ न कह के वो सिर्फ ये कहती थी कि बालिग नहीं हूँ, बालिग होने तक ये सब बातें करना ठीक नहीं है। दिन गिनते गिनते, घड़ी घंटा गिनते गिनते 5 साल भी हो गए। 5 साल होते ही लड़के ने आफत कर दी और ये कहने लगा चलो भाग कर चले चलते हैं और अब शादी करते हैं। उसने लड़की के भागने के कई ऑप्शंस लड़की को बताए। वो बार बार पूछती थी कैसे चलोगे, किसी को पता न लगे, गांव में भी खबर न लगे। और तो उसने कई ऑप्शंस बताए कि स्कूल से भाग लेंगे, फलाने से कर लेंगे, ठिकाने से कर लेंगे। लेकिन फाइनली ये ऑप्शन उसको पसंद आया कि वो मकड़ी और उस लड़के के साथ रोल नंबर जानने के लिए निकलेगी। तो जब घर से और श्री गंगानगर कॉलेज तक पहुंचने का जो टाइम है और लौटने का जो टाइम है, तब तक तो कम से कम पुलिस वाले नहीं ढूंढेंगे, घर वाले नहीं ढूंढेंगे। उसके बाद जब देर होगी तब घर वाले ढूंढेंगे, तब तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। उस प्लान पर वो कामयाब हो गया वो प्लान मनवाने में और उसने उसी प्लान के हिसाब से वहाँ से मकड़ी और उस लड़के के साथ वो भाग गई अनुजा। और रास्ते में उसे
ले लिया रमेश ने, और उसके मन में लगा कि अब उसका सारा प्लान सक्सेसफुल हो गया और उसका काम भी बन गया, अब हम भाग कर शादी कर लेंगे। लेकिन जब श्री गंगानगर के मटका चौराहे पर 7-8 लड़के लाठी डंडा लेकर मिल गए, ये जैसे ही उतरा इसकी पिटाई शुरू कर दी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आगे जाकर जब वो मोहन नगर पहुंचा, फिर बात करते करते नहर की पटरी पर बातचीत करते करते निकला, तो बार बार वो यही जानना चाहता था कि आखिरकार इन लोगों को कैसे पता लग गया कि मैं फलां गाड़ी में तुमको लेके आ रहा हूँ। और जब बात मतलब सवाल सुनते सुनते उसने बोलना शुरू किया अनुजा ने, तो इसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि तुम अपनी शक्ल देखो, मुझसे 12 साल बड़े हो, बूढ़े हो रहे हो, मैं क्यों तुमसे शादी करूंगी, मैं क्यों तुमसे प्रेम विवाह करूंगी। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं था। मैं मोनू को पसंद करती थी, मोनू के साथ 2 साल से रिलेशनशिप में हूँ और मोनू के साथ ही शादी करूंगी। ये सुनते ही थोड़ी देर के लिए सन्न रह गया रमेश, और ये भी कहा, उसने कहा कि मैंने 5 साल इंतजार किया है। अनुजा ने कहा कि मोनू ने भी 5 साल इंतजार किया है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, मैं मोनू के साथ चली जाऊंगी, मुझे कल ही शादी करनी है। लेकिन वो बार बार इंसिस्ट करता रहा कि नहीं, इतने दिन का हम दोनों लोगों का संबंध है और बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हें वहाँ से भाग कर घर से निकाल कर ले आया हूँ, तुम मेरे ही साथ रहो, मैं तुमसे कल ही शादी कर लूँगा। लेकिन वो किसी कीमत पर नहीं मानी और फिर तैश में आकर रमेश ने अनुजा को उस नहर में ढकेल दिया जहाँ उसकी मौत हो गई। अब इन दोनों में, लड़के और लड़की में कौन ज़्यादा चतुर सुजान था ये कहना मुश्किल है। चतुराई इसने भी पूरी की कि बिना कम्युनिकेट किए हुए ये मानता रहा कि नहीं, उधर से पॉजिटिव सिग्नल है, और 5 साल इंतज़ार करता रहा, घर के सारे काम करता रहा, पूरी मेहनत करता रहा, अपनी छवि बनाता रहा, और उधर उसने एक बार में ये बता दिया कि तुमसे तो, तुम्हारी तरफ तो मैं कभी इस नज़र से देख ही नहीं पा रही थी। और शायद लड़के का ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले डूबा। उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि लड़की का कहीं और कोई चक्कर, कोई अफेयर तो नहीं है, लड़की के मन में क्या चल रहा है, और उसको लेकर यानी लड़के को लेकर लड़की की सोच क्या है, कभी भी उसने जानने की कोशिश नहीं की। बस वो एक बात पकड़ कर बैठा रहा कि लड़की ने कहा है बालिग होने तक इंतज़ार करो। मान लिया कि बस बस अब तो काम मेरा बन गया। तो चालाकी कौन ज़्यादा चालाक है ये कहना मुश्किल है, लेकिन लड़का 5 साल तक सिर्फ एक बात को पकड़कर बैठा रहा। उसने कभी अगल बगल झांकने की, देखने की कोशिश नहीं की, और 5 साल तक वो बेवकूफ़ बनता रहा। और उसका यूज़ सिर्फ घर से भागने के लिए किया गया, ये सोच सोच कर कि सिर्फ मेरी यही, जैसे कहते हैं, औकात थी कि मुझे घर से बाहर निकलने के बाद मुझसे कह दिया गया अब घर जाओ, मुझे किसी और से शादी करनी है। देखिए, इस तरह के संबंधों में जब लंबे चल रहे हैं तो हर पहलू और हर बारीकी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सीधे देखने के बजाय अगल बगल ऊपर नीचे भी देखिए और कहाँ क्या घट रहा है जानने की कोशिश करिए। स्वभाव में परिवर्तन को नोटिस करिए, और अगर ऐसा करने में आप फेल होते हैं तो फिर वही मुहावरा एक ही है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।